अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं ख़बरों की तफसील की जानिब। इतवार की सुबह गाज़ा के राफ़ा के करीब एक धमाका हुआ। राफ़ा में 10 लाख फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। इस धमाके में दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि गाज़ा में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 112 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गाज़ा में जारी इसराइली हमलों में 173 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि गाज़ा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बर्बरियत के नतीजे में अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 28,176 हो गई है, जबकि 67,784 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। शहादतों की यह नई तादाद उस वक्त सामने आई जब इसराइली फोर्सेस की जानिब से गाज़ा के जनूबी शहर राफा पर हमला मुतवक्के है। याद रहे कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हफ्ते अपने एक बयान में कहा था कि इन्होंने इसराइली फ़ौजियों को हुक्म दिया है कि वो बेघर फ़लस्तीनियों से भरे शहर राफा में दाखिल होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इसराइल गाज़ा से हमास का मुकम्मल खात्मा करने के लिए इस शहर में ऑपरेशन करना चाहता है। एक बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदान को इसराइली हमले का खौफ है। ये ख़ानदान किसी और जगह मुंतकिल होने से भी कासिर है। पनागाह में खुराक और पानी की कमी की वजह से नक़ल मकानी करने वाली दो माजूर ख़वातीन की माँ और बहन ने कहा है कि हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये गाज़ा का आखिरी इलाक़ा है। ये ख़ानदान जो फ़िलहाल नायलोन के खेमे में रह रहा है, मिस्र की सरहदों से मुत्तसिल इलाक़े में पहुँचने से पहले कई बार बेघर हुआ था। इस ख़ानदान के एक फ़र्द ने कहा है कि हम मिस्र की सरहदों पर आए हैं और हम अब बेघर नहीं जा सकते। या तो हम यहीं मर जाएंगे या फिर वापस चले जाएंगे और अपने घरों में ही मर जाएंगे। इसराइली फ़ौज की जानिब से इतवार को जारी की जाने वाली वीडियो में गाज़ा पर फ़िज़ाई हमले को दिखाया गया। गाज़ा के तिब्बी अमले ने कहा है कि जनूबी गाज़ा के शहर राफा में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 17 अफराद हलाक हो गए, जबकि शहर में जमा 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरियों को भी ख़तरा लाहक हो चुका है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि फ़िज़ाइया ने हफ्ते के रोज़ राफा में हमास के 2 कारिंदों को शहीद कर डाला। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा के शहरों पर गुज़िश्ता हमलों से क़ब्ल शहरियों को जुनूब की तरफ जाने का हुक्म दिया था, लेकिन अब वहाँ जाने के लिए कोई वाज़ह जगह मौजूद नहीं है और इमदादी इदारों का कहना है कि बहुत से अफराद शहीद हो सकते हैं। फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी PRCS की जानिब से जारी करदा वीडियो फुटेज में दीर अलबलाह में होने वाले हमले के बाद एम्बुलेंस अमले को ज़ख्मियों को ले जाते हुए दिखाया गया। PRCS ने कहा है कि एम्बुलेंस टीमों ने वस्ती गाज़ा शहर में एक घर पर गोलाबारी की। इस हमले में शहीद होने वाले और 8 ज़ख्मी होने वाले 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। यह हमला एक ऐसे वक्त हुआ जब इसराइल राफा पर हमले की तैयारी कर रहा है, जहां 10 लाख से ज़्यादा अफराद ने पनाह ले रखी है। जंग के 4 माह बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा है कि इसने फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो राफा को खाली करने और हमास की 4 बटालियन को तबाह करने का मंसूबा तैयार करे। चाइना ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क के नामानिगार के मुताबिक गाज़ा की पट्टी के शुमाली हिस्से में रहने वाले लोग खुराक की फरहमी की शदीद किल्लत की वजह से भूख का सामना कर रहे हैं। गाज़ा की पट्टी से ताल्लुक़ रखने वाले CGTN के नामानिगार ने एक लाइव रिपोर्ट में कहा है कि गाज़ा को अब 2 इलाक़ों में तकसीम कर दिया गया है, जो शुमाली गाज़ा और वस्त
और जनूबी गाज़ा हैं और ज़्यादातर इमदाद राफा सरहदी गुजरगाह के ज़रिए जनूबी और वस्ती गाज़ा में दाखिल हो जाती है। ताहम शुमाली गाज़ा को बहुत कम इमदाद मिल रही है। रिपोर्टर का कहना था कि यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं, हम वहाँ कहत की बात कर रहे हैं। अब वो जानवरों के चारे को पीस रहे हैं ताकि किसी तरह इसे पका सकें और इसकी रोटी बनाकर खा सकें। और ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, पानी की बेइंतहा कमी यहाँ मौजूद है। They are actually starving. We are talking about a famine there. They are now grinding the feed for the animal just to be able to bake it somehow and eat it as bread. And it is not only about food. There is a great lack in water, medicine, all the necessary supplies to actually be alive. वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मिस्री हुक्काम के हवाले से बताया है कि काहिरा ने तुल अबीब को खबरदार किया है कि अगर फ़लस्तीनियों को बेघर करके मिस्र मुंतकिल किया गया तो दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुआहिदा मुअत्तल कर दिया जाएगा। जबकि इसराइली मीडिया ने बताया कि मिस्री, कतरी, अमरीकी, इसराइली हुक्काम की मुलाकात मंगल को काहिरा में होगी, जिसमें कैदियों के तबादले के मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। इस मुलाकात में इसराइली वफ्द में शेन पीत और मूसाद के सरबराहान शामिल रहेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वजाहत की है कि मिस्र के एक वफ्द ने तुल अबीब का दौरा किया ताकि राफा के हवाले से इसराइली हुक्काम से बातचीत की जा सके। मिस्री हुक्काम ने राफा में मुतवक्के फौजी ऑपरेशन के हवाले से इसराइल के साथ ताउन से इनकार किया। दरअसना मिस्री हुक्काम ने कहा है कि इन्होंने रवां हफ्ते हमास को खबरदार किया था कि अगर तहरीक 2 हफ्तों के अंदर किसी तबादले के मुआहदे पर नहीं पहुंचती है तो इसराइल राफा के हवाले से अपने फौजी मंसूबे जारी रखेगा। दूसरी जानिब हमास के हुक्काम ने काहिरा को जवाब दिया कि वो राफा के दिफा के लिए तैयार हैं। इससे पहले मिस्री वज़ीर ख़ारजा सामे शिकरी ने खबरदार किया था कि राफा में फ़ौजी कार्रवाइयों के आगाज़ से एक इंसानी तबाही और ज़्यादा शहरी हलाकतों का ख़दशा बरकरार है। पाकिस्तान के लोनेर दीर के हल्के पी के 17 पर दोबारा गिनती के बाद आरओ ने नया नतीजा जारी कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर नेमान परवेज ने दोबारा गिनती के बाद आज़ाद उम्मीदवार अब्दुर्रहमान को कामयाब करार दिया। आरओ का कहना है कि आज़ाद उम्मीदवार अब्दुर्रहमान ने 23,229 वोट हासिल किए, जबकि जमात इस्लामी के एजाज मलिक इफ्कारी 19,990 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुर्रहमान की दरख्वास्त पर वोटों की दोबारा गिनती की गई थी। रूस ने कहा है कि उसकी मुसल्लह अफ़वाज ने 4 फरवरी से शुरू होने वाले हफ्ते के दौरान यूक्रेन की फौजी सनती तनसीबात पर इंतहाई दुरुस्त हथियारों और ड्रोन से 31 हमले किए गए, जबकि यूक्रेन की जानिब से इसी दिन दावा किया गया था कि इसकी अफवाज ने रूसी ड्रोन्स को निशाना बनाया। रूसी वजारत दिफा ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा है कि जिन तनसीबात को निशाना बनाया गया इनमें तैयारे, फौजी ड्रोन्स, बगैर पायलट के बहरी जहाज़ों की पैदावार और देखभाल के इदारे, टेक्निकल मिसाइल सिस्टम और कई रॉकेट लॉन्चर्स की पैदावारी तनसीबात शामिल हैं। रूसी फरीक ने कहा है कि हमलों में यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज और गैर मुल्की किराए के फौजियों की तैनाती के मुकामात को भी निशाना बनाया गया। दरअसना यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 87 झड़पें हुई, जिनमें रूस की जानिब से कई अहलकारों, हथियारों, फौजी साजो सामान की हिरासती इलाकों, कमांड सेंटर्स और गोला बारूद के डिपोज पर हमले किए गए। यूक्रेन ने यह भी कहा है कि उसने 31 में से 23 हमलों को नाकाम बना दिया।
हॉलैंड के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया को इथोनेशिया के ज़रिए एक साथ जान से मार दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ड्रेस वांग एग्ट और उनकी अहलिया ने आखिरी वक्त में एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों की उम्रें 93 साल थी और ये दोनों काफ़ी वक्त से बीमारी और तकलीफ में मुब्तला थे, जिसकी वजह से इस तरह का फैसला किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 2019 में एक तकरीब में तकरीर के दौरान ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद वो सख्त बीमार हुए और फिर कभी सेहतयाब ना हो सके। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ड्रेस वांग एग्ट 1977 से 1982 तक हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म रहे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नीदरलैंड में 2002 से इथोनेशिया को कानूनी हैसियत हासिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में 38 जोड़ों ने मर्जी से मौत का इंतखाब किया था, जबकि 2022 में ये तादाद 58 थी। वाज़ेह रहे कि इथोनेशिया मरहले के दौरान तकलीफ में मुब्तला मरीज को इसकी मर्जी के बाद इंजेक्शन या दीगर ज़राए से दवा दी जाती है, जिससे कुछ ही सेकंड्स या मिनट में इसकी मौत वाक़ हो जाती है। फिलिपाइन के कोस्ट गार्ड पीसीजी ने इतवार को चीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि इस माह बहरे जुनूबी चीन में इसके बहरी जहाज़ ने गश्त के दौरान ख़तरनाक हरबे इस्तेमाल किए। फिलिपाइन के कोस्ट गार्ड की जानिब से इतवार को जारी करदा ड्रोन फुटेज में देखा जा सकता है कि चाइना कोस्ट गार्ड के मुख्तलिफ बहरी जहाज़ जुमेरात को गश्त के दौरान 97 मीटर 318 फिट फिलिपाइनी बहरी जहाज़ BRP ट्रेसा को रोक रहे हैं। पीसीजी ने बताया कि चीन की बहरी मलेशिया के 4 बहरी जहाज़ भी इस वक्त मौजूद थे। मनीला में चीनी सिफारतखाने ने फौरी तौर पर इन इल्ज़ामात पर तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। फिनलैंड के सदारती उम्मीदवार अलेक्जेंडर स्टेप ने इतवार को होने वाले इंतखाबात में अपना वोट डाला। एक सर्वे के मुताबिक इस इंतखाबात में वो सबसे आगे हैं। दाएं बाजू की नेशनल कोalition पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टेप ने हेलेंस्की के बाहर अपनी अहलिया सुजैन एनस्टेप के साथ इस्पू में अपना वोट डाला। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म स्टेप ने 28 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के पहले मरहले में 27.2% वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि लिबरल ग्रीन पार्टी के रुकन पिकाहोस्तु ने 25.8% वोट हासिल किए थे। दोनों उम्मीदवार यूरोप नवाज और यूक्रेन के मजबूत हामी हैं, जिन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में रूस के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। नए सदर फिनलैंड की नेटो पॉलिसियों की वजाहत में मरकज़ी किरदार अदा करेंगे, जबकि हुकूमत के साथ करीबी ताउन में मजमूई ख़ारजा और सलामती की पॉलिसी की क़यादत वो करेंगे और मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ की हैसियत से काम भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ पहुंचे। वो यहाँ कबायली बरादरी के कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर बहुत इंतशार है। अवाम को नज़रअंदाज करने वालों का यही हशर होता है। कांग्रेस अब अपने गुनाहों के दलदल में फंसी हुई है। वो जितनी ज़्यादा इससे निकलने की कोशिश करेगी, उतना ही मज़ीद डूब जाएगी। पीएम मोदी ने कहा है कि लूटमार और तकसीम कांग्रेस की ऑक्सीजन रही है। इतने सालों से साइकिल सेल एनीमिया कबायली ख़ानदानों में हर साल सैकड़ों लोगों की जान ले रहा था। कांग्रेस ने इतने सालों तक मरकज़ और रियासतों दोनों में हुकूमत चलाई, लेकिन उन्होंने इन कबायली नौजवानों और बच्चों की परवाह नहीं की जो बेवक्त मौत की वजह से मर रहे थे। इतने साल उनको काम करने का अवसर मिला था। सिर्फ 100 एकलव्य स्कूल खोले थे, वो भी वहां जहां उनके बड़े बड़े बाबू बैठे थे।
जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए हैं। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। साथियों, हमारा आदिवासी समाज हजारों वर्षों से वन संपदा से अपनी रोजी रोटी चलाता है। कांग्रेस के समय आदिवासियों के उस अधिकार पर कानूनी पहरे लगा दिए गए थे। वन संपदा कानून में बदलाव करके हमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। इतने वर्षों से आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान ले रही थी। केंद्र और राज्यों में दोनों जगह कांग्रेस ने इतने वर्ष सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने असमय मृत्यु को प्राप्त होते जनजातीय युवाओं की, बच्चों की चिंता नहीं की। तेरह फरवरी को दिल्ली में किसानों की मार्च की कॉल से पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा आज हिफाजती इंतजाम का मुआयना करने के लिए टकरी बॉर्डर पहुंच गए। कुछ किसान तंजीमों के दिल्ली मार्च को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने दफा 144 नाफिज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने यह कदम दिल्ली मार्च के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को पेश आने से रोकने के मकसद से उठाया है। प्रियंका गांधी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। इन्होंने लिखा है कि किसानों के रास्ते में कांटे और कील बिछाना खुशहाली का दौर है या नाइंसाफी का। इस बेहिस और किसान मुखालिफ रवैये ने 750 किसानों की जान ली थी। किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उन्हें आवाज़ उठाने की इजाज़त भी ना देना, क्या ये कैसी हुकूमत की अलामत है? किसानों से किया गया वादा पूरा नहीं हुआ, ना MSP कानून बनाया गया, ना किसानों की आमदनी दुगनी हुई। फिर अगर किसान मुल्क की हुकूमत में नहीं आएंगे तो वहाँ वो कहाँ जाएंगे? वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के किसानों के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? किसानों से क्या हुआ, वादा पूरा क्यों नहीं करते? बिहार में कल के फ्लोर टेस्ट से पहले JDU लीडर केसी त्यागी ने कहा है कि RJD कांग्रेस कैंप में जिस तरह का खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ है, इससे ज़ाहिर होता है कि ये दोनों पार्टियां कितनी गैर मुस्तहकम हैं। इस बार भी अपोजिशन के पास खुश होने के लिए कुछ नहीं होगा। कांग्रेस से निकाले गए लीडर प्रमोद कृष्णम के बारे में इन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने कमतरीन स्कोर की तरफ बढ़ रही है। प्रमोद ने नजरियाती लकीर खींचकर खुद को पार्टी से अलग कर लिया। फ्लोर टेस्ट है, क्या खेला हो सकता है? देखिए, जिस प्रकार का भय और असुरक्षा का वातावरण कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के खेमे में है, उससे स्पष्ट है कि 12 तारीख के शक्ति परीक्षण में हम लोग विजयी होंगे। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को हैदराबाद में कैद में रखे हुए है और तेजस्वी यादव के आवास को एक बाड़ा बना दिया गया है, जिसमें आरजेडी के विधायक रह रहे हैं। इसी से साबित होता है कि दोनों खेमों में किस तरह से अनिश्चितता का वातावरण। लेकिन जो आप गठबंधन बीजेपी पर लगाती रही है, क्या आपको लगता है कि पहली बार गठबंधन खासकर के आरजेडी कांग्रेस भी उसी क्रियाकलाप को करने में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? मतलब जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोई कोशिश हो रही है? देखिए, ये चर्चा और प्रचार कई बार हुआ है। नीतीश कुमार कोई धन के बल पर नहीं, अपनी साख के बल पर राजनीति करते आए हैं, लिहाजा कभी कोई विभाजन उनके दल में नहीं हुआ है। इस बार भी उनके विरोधियों को निराशा हाथ लगी। प्रमोद कृष्णन जब चुनाव पार्टियां अपने नेताओं को और नजदीक लाती है, जोड़ती है, कुनबा बढ़ाता है, ऐसे में उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए हटाया गया
उधर महाराष्ट्र में आप देखिए बाबा सिद्दीकी पार्टी छोड़कर एनसीपी चले गए अजीत पवार वाले गुट में। क्या कांग्रेस पार्टी देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने न्यूनतम स्कोर की तरफ अग्रसर है और पलायन की तरफ भी अग्रसर है। इसके प्रति नीतियों को लेकर के और नेतृत्व को लेकर के कोई आकर्षण ना तो जनता में बचा है और न कार्यकर्ताओं में बचा है। प्रमोद कृष्ण तो यूं भी वैचारिक तौर पर एक सीमा रेखा खींच करके स्वयं ही अलग हो गए हैं और बाबा सिद्दीकी जैसे पुराने मुंबई के नेता जिस तरह से दल छोड़ करके गए हैं, आने वाले समय में ताश के पत्तों की तरह से ये पार्टी बिखर जाएगी। खबर आसाम से। गुवाहाटी के सिजुबारी में हजरत शाह मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स की शुरुआत हुई है। इस मौके पर ज़ायरीन की काफ़ी तादाद यहाँ देखी गई। कई दीगर ज़ायरीन कई रियासतों से भी यहाँ पहुँचे हैं और उसके मौके पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक कितने दिन चलेगा? ये 3 दिन चलेगा। हर जगह से आदमी आता है, हर भारतवासी सब जगह से आता है और सब यहाँ अपना मंदिर लेके आता है, यहाँ विवाह होता है। 3 दिन चलेगा। सभी धर्म के लोग आते हैं? सभी धर्म के लोग आते हैं। ऐसा बात नहीं है जो एक ही धर्म का आता है, सब धर्म का आता है आदमी और सभी दुआ करके चले जाता है। बहुत लोग, कितने लोग होते हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत लोग होता है, 10-15 हज़ार एनी टाइम रहता है, आते जाते रहता है। ऐसे तो हिसाब करने से तो लाख होगा। कितने सालों से मना रहा है इस तरह? 79 हो गया साल। ऐसे तो हमारा मखदूम शाह का ये यहाँ जो हम लोग का डॉक्यूमेंट्स है वो 1703 साल का डॉक्यूमेंट्स है। जी हर साल आते हैं क्या? नहीं, मतलब हम तो ऐसे मतलब शिलोंग से आए हैं हम। अच्छा, जब भी आते तो यहाँ में आते घूमने के लिए। आप लोग शिलोंग से खास उर्स के लिए आए हैं? नहीं, मतलब जी हमारा यहाँ घर है अच्छा, तो हम जब भी आते तो यहाँ जरूर आते हैं जी। मैं अभी मौजूद हूँ गुवाहाटी के सिजुबारी में और आज से शुरू हुआ है हज़रत शाह मखदूम शाह की उर्स मुबारक। आज से 3 दिन चलने वाले इस उर्स मुबारक में देखा गया है कि राज्य के हर कोने से लोगों का भीड़ लगे हुए हैं और आज यहाँ पे ख़ास तौर से दुआएं मांगने के लिए हज़ारों तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर सियासी गहमा गहमी जारी है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र राम मंदिर की सियासत मज़ीद तेज़ हो गई है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़ीर आला KP मौर्य, ब्रजेश पाठक और यूपी असेंबली और कानून साज कौंसिल के अरकान ने अयोध्या की राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा की। देखिए, विपक्ष में सभी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, इनके तो डीएनए में, इनको विरासत में, इनके पुरखों ने डीएनए में सनातन धर्म का विरोध दिया है। दिल्ली पुलिस 13 फरवरी को मुनक्किद होने वाले दिल्ली चलो मार्च के पेश नज़र हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और दिल्ली में एक बार फिर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। इस सूरत हाल में दिल्ली पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि वो हज़ारों की तादाद में आने वाले किसानों को दिल्ली की सरहद पर दाखिल होने से पहले ही रोक दे। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि गांव चलो मुहिम जारी है। मरकजी सतह पर इस प्रोग्राम में अमल भी हो रहा है। इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी कारकुन रियासत के मुख्तलिफ बूथ्स पर आवाम से मुलाकात करेंगे और हुकूमत के कारनामों से वाकिफ करवाएंगे। उत्तराखंड के तशद्दुद से मुतासरा शहर हल्द्वानी में 3 दिनों के बाद अब हालात मामूल पर आ रहे हैं। बन फूलपुरा के फसाद के बाद आयत करदा कर्फ्यू में हफ्ते के दिन नरमी दी गई थी, मगर लोगों को इत्तला न मिलने के सबब दुकानें नहीं खुली गईं। इतवार यानी 11 फरवरी से भंभूलपुरा इलाके के अलावा दिगर इलाकों में पाबंदियां मुकम्मल तौर पर हटा दी गईं।
हफ्ते की रात से ही इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। इस बीच रियासती हुकूमत ने मुतासरा इलाके के लिए मरकजी हुकूमत से इजाफी मरकजी फोर्स का मुतालबा किया है। आला इंतजामी ज़राए ने गुज़िश्ता शाम बताया कि हल्द्वानी में हालात काबू में हैं। बन फूलपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद और इससे मुल्हक़ा इलाक़ों को छोड़कर दीगर इलाक़ों में लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए कर्फ्यू में नरमी की गई है। ज़िली इंतज़ामिया आवाम को अशियाए ज़रूरिया जैसे दूध, राशन, अद्वियात वगैरह फराहम कर रही हैं। इस बीच चीफ सेक्रेटरी की जानिब से मरकज़ी वज़ीरत दाखिला को एक मकतूब भेजा गया, जिसमें सेंट्रल फोर्सेस की इजाफी 4 कंपनियों को फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।